तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 43, chapter number 9, क्लास 8 जनरल साइंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे, स्कूल जाएंगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस चार्जेस के अवेलेबल है और आप तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से हासिल कर सकते हैं और आज से अब अपना ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 43 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। कि हीट एनर्जी के सोर्सेज क्या है और उनका इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने बात करनी है डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, के हीट के सोर्सेज क्या है और उसके असरात क्या है। एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, सॉलिड के अंदर क्या है, लिक्विड्स के अंदर क्या है, गैसेस के अंदर। कि थर्मल जो हीट से एक्सपेंशन होती है, जो फैलाव होता है, एक्सपेंड कर जाती हैं चीजें, तो वो चीजें हमने देखनी है। एक्सप्लोर द इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। अब इनके यूजेस भी कि कितना फायदेमंद है। एक्सप्लेन द पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कि वाटर का बिहेवियर किस तरह होता है कंट्रैक्शन के दौरान और एक्सपेंशन के दौरान। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट द प्रोसेसेस मेकिंग यूज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसेस, आइडेंटिफाई द डैमेजेस caused by expansion and contraction in their surroundings and suggest ways to reduce these damages. Investigate the means used by scientists and engineers to overcome the problems of expansion and contraction. Describe the working of a thermometer. ये सब चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। पता है हीट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, कि जो हीट है वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है। इन एडिशन टू कीपिंग आवर बॉडीज वार्म, वी नीड हीट फॉर राइपनिंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है फसलों के पकने के लिए और फ्रूट्स के पकने के लिए। कीपिंग द अर्थ एनवायरनमेंट वार्म, और जो हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है उसको वार्म रखने के लिए हीट की जरूरत होती है। इसी तरह वो कहता है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो बर्फ होती है उसके पिघलने के लिए भी हीट की जरूरत होती है। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और जो हम इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसमें भी आप देख रहे होंगे कि हीट एनर्जी किस तरह है। जिस तरह थर्मल एनर्जी और इस तरह के जो हम बिजली पैदा करने के लिए वहां भी हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी और हीट का आपस में गहरा लिंक है। अब वो कहता है सोर्सेज ऑफ हीट, हीट के सोर्सेज क्या है। नंबर 1, पहला तो है सन, जो नेचुरल है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। सन्स हीट रिचेस द अर्थ, कि जो सूरज की जो हीट है वो जमीन पर पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस के जरिए वो क्या करती है जमीन के पर पहुंचती है। सोलर रेडिएशंस कीप द अर्थ एनवायरनमेंट वार्म, ये हम सबको पता है कि सूरज की जो रेडिएशंस है वो हमारे एनवायरनमेंट को वार्म रखती है। एट अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि वो सुइटेबल टेम्परेचर हो जिसपे हमारी लाइफ क्या कर सके, सरवाइव कर सके। कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी मतलब हीट ना होने के बराबर है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो एक्चुअली सूरज ही की रोशनी की वजह से ये लाइफ में सारी चीजें पॉसिबल है। प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी से, हमें हीट मिलती है, एनर्जी, और ये सब चीजें अल्लाह का निजाम
सूरज की रोशनी की वजह से। नेक्स्ट है इसका, अब कहते हैं सन है ये सोलर जो इंसिडेंट एनर्जी है ये अर्थ की तरफ जाती है, और अर्थ एमिटेड एनर्जी फिर अर्थ क्या करती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर लेती है। सोलर रिफ्लेक्टेड एनर्जी, अर्थ एमिटेड एनर्जी भी होती है और सोलर की भी, अर्थ की जो अपनी है। और इसके अलावा लाइट एनर्जी हम क्या करते हैं, प्लांट्स वो हासिल करते हैं, और किसके लिए का वो ग्लूकोज बनाने के लिए, अपनी खुराक बनाने के लिए, और इन दी एंड हमें क्या देते हैं, पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यानी सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड में वो ग्लूकोज बनाते हैं, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और उसके नतीजे में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो सोलर रेडिएशंस कीप द अर्थ वार्म, ये भी बात ठीक। सोलर रेडिएशन यूज्ड बाय प्लांट्स, जो कि मैंने भी बताया। सेकेंड वन है वी कीप आवर बॉडीज वार्म एंड अलाइव, हम अपनी बॉडीज को वार्म एंड अलाइव रखते हैं बाय द हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल। तो हमारी जो अपनी बॉडी को हम किस तरह करते हैं कि वार्म रखते हैं, हीट प्रोड्यूस, हम जो खुराक खाते हैं या लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी वो जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक मैकेनिज्म है वो फंक्शन में आता है, जिसकी वजह से वो हमें हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, वार्म रहती है। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, अब हीट हम किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी के जलने से, कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस एक्सेट्रा। वी कुक फूड एंड वार्म आवर रूम्स बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड। अब हम क्या करते हैं, हीट के जरिए हम तो खाना बनाते हैं, ठीक है, फिर सर्दियों में आपने देखा होगा हम अपने रूम्स को गर्म रखते हैं हीटर का इस्तेमाल करके। तो हीट का हमारी रोजमर्रा जिंदगी या हमारे एनवायरनमेंट पे या हमारी लाइफ पर बहुत गहरा असर है। By heat produced by burning of wood and natural gas etc. Heat produced by the burning coal and oil etc. is used to produce electricity. ये भी हमने बात की थी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग ऑफ कोल, कोयले और ऑयल के जलने से, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके जरिए आपने हमारे थर्मल पावर स्टेशन है या जितने भी बिजली पैदा करने वाले हैं वहां पर हीट की जरूरत पड़ती है, और वो स्टीम चलाने में, टरबाइन चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हीट कुक्स फूड, हीट का क्या काम है, फूड को कुक करना, और थर्मल पावर स्टेशंस पे हीट क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में हेल्प करती है। फोर्थ इसका सोर्स है कि इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट। अब वो आपने इलेक्ट्रिक हीटर भी देखे होंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर आपने, पहले तो गैस वाले हीटर भी होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक हीटर जो बिजली से चलते हैं। तो बिजली के वो उनका भी यही फंक्शन ये होता है कि वो हीट प्रोवाइड करें हमें, और जिसके नतीजे में क्या करते हैं, रूम गर्म हो जाता है। तो ये सब चीजें हीट की वजह। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया कुछ सोर्सेज हमने नेचुरल, कुछ सन वाला देखा, फिर हमने अपनी जो बॉडी के अंदर है कि मेटाबॉलिज्म के जरिए जो भी रिएक्शन हो रहा है वो हमने देखा। उसके बाद हमने हीट को प्रोड्यूस वुड कोल की, इसके जरिए भी हमें हीट प्रोवाइड होती है, फिर वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रिक हीटर्स की हमने एग्जांपल देखी है। अब है इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के क्या इफेक्ट है, क्या असरात हैं, हीट इफेक्ट्स ऑफ हीट। All kinds of material objects are made up of tiny particles such as atoms and molecules. ये हमने साइंस में भी स्टार्ट में भी पढ़ा था कि all kinds of material objects are made up of tiny particles. Atoms और molecules से हर ऑब्जेक्ट बना है मिलकर। When an object, अब हम चलते हैं पेज नंबर 125 पर। Yes. अब पेज नंबर 125 पर है कि when an object is heated the object expands। तो जब भी कोई चीज हीट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे किस तरह एक्सपेंशन होती है। जाहिर सी बात है जब आप हीट कर रहे हैं तो उसके एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, तो जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा।
तो कहता है द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये डेफिनेशन है, हो सकता है एक्सरसाइज में हमसे पूछे गए हो, पेपर में भी अक्सर आ जाता है। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन आपने कहना है दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल या एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग। हीटिंग पर जो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो जाए, फैल जाए, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, जब हम हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी, जब हम उससे कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, यानी सुकड़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ जाना। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हीट करेगी तो बच्चों एक्सपैंड होगी ऑब्जेक्ट, और अगर उसको हम कूल करेंगे तो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। हीट पे याद रखना एक्सपैंड होगी। On the other hand, when an object is cooled, the object contracts. This contraction of material object is called thermal contraction. अब आपके पास दो डेफिनेशन आ गई। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है कि ऐसी एक्सपेंशन जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, तो मटेरियल ऑन हीटिंग, हीटिंग पर क्या हो जाए? एक्सपैंड हो जाए। और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम कूल करें और द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो ऑब्जेक्ट सुकड़ जाए, कूलिंग पे सुकड़ जाए, और हीटिंग पे क्या हो जाए? एक्सपैंड हो जाए। तो ये दो टर्म आपने अच्छी तरह याद करनी है इसकी, कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन होगी तो आपके ध्यान में कौन आएगा कि हीट पर ही एक्सपैंड होगी। अब है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर हम देखते हैं इसमें थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। We know that material objects are made up of tiny particles, atoms and molecules. फिर वो रिपीट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मटेरियल के, वो टाइनी पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स these particles strongly packed with each other। ये कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इस तरह एक दूसरे के बिल्कुल पैक्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर कोई स्पेस में क्रिएट नहीं होती, इस तरह के ये पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है the motion of particles in solid is vibratory only। जब इतने क्लोज होंगे, ये देखो कितने क्लोज है, तो ये एक रैंडमली मूव नहीं कर सकते, तो उनके अंदर सिर्फ मोशन जो होती है, जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ होगी वाइब्रेटरी, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेट अपनी जगह पे करेंगे। देखो ये इसकी जगह पे नहीं आ सकता, ये इसकी जगह पे नहीं, ये सिर्फ अपनी जगह पे रहकर वाइब्रेट कर सकते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है बच्चों? कौन सी मोशन होती है? सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। They move to and fro about the fixed position। वही वाइब्रेशन क्या होती है? आगे पीछे होना, यही वाइब्रेटरी अपनी फिक्स पोजीशन पे। लेकिन ये अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ते नहीं, ये अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ते नहीं। When solids are heated, जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं, the vibratory motion of their particles become fast। अब पहले वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके जो ये एटम्स हैं, अब ये देखो जो इस एटम्स है उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी या नहीं? आप कहोगे सर ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि हम उसे हीट कर रहे हैं, उसके अंदर एक एनर्जी आ रही है। अब ये हीट करने से एटम्स के अंदर एनर्जी हासिल करेंगे, ऐसे ही है ना, हीट करने से गर्म होंगे, एनर्जी हासिल होगी, तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे। पहले जो वाइब्रेशन कम थी, अब ये क्या हो जाएगी? इनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। The vibratory motion of the particle become fast। अब वो वाइब्रेशन क्या हो गई है? ज्यादा हो गई। And they begin to push each other further apart। अब ये इतनी ज्यादा हो गई है कि एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे। देखो पहले थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहे थे तो कोई असर नहीं पड़ रहा था दूसरे एटम पे, अब इस वाले एटम की वाइब्रेशन ज्यादा हो गई है, तो ये क्या करेगा? इसको पुश करने की कोशिश करेगा, उसको दूसरे को अपनी जगह से हटाने की कोशिश करेगा। दिस रिजल्ट इनटू एक्सपेंशन। अब क्या होगा? ये वाला एटम इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, ये वाला एटम इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, और ये वाला एटम थोड़ा आगे हो जाएगा। तो क्या एटम ये जो एक्सपेंशन हुई है सॉलिड के अंदर, पहले सॉलिड इतना था, बस इतनी जगह घेरता था, अब जब इसमें एक्सपेंशन हुई है तो एक्सपेंशन क्या हुई है? अब ये इतनी जगह घेरेगा। तो क्या एक्सपेंशन नहीं हुई? अब होगी सर हुई। तो यही एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन मतलब फैलाव होना, उसका
अपनी जगह से पहले इतनी से एरिया में था एटम्स से सॉलिड के, अब वो उसके अंदर जो एक्सपेंशन हुई है, अब देखो इतनी जगह घेरी है उसमें, तो एक्सपेंशन उसके अंदर हीट के जरिए हुई है। तो जब हीट किया हमने, एटम्स की वाइब्रेशन ज्यादा हुई, उन्होंने एक दूसरे को पुश करने की कोशिश की। अब आ जाते हैं कूलिंग पर, ये होगी थर्मल एक्सपेंशन। ये देखो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड। अब जब हमने सॉलिड्स को कूल किया, पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले वो जो वाइब्रेट कर रहे थे, अब हमने उसे कूल कर दिया। कूल करने का मतलब है हमने उसकी एनर्जी जो है वो कम कर दी है। अब उसके एटम्स के पास एनर्जी नहीं है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये एटम्स और एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ये एटम्स के क्लोज आए क्योंकि एनर्जी है ही नहीं, एक दूसरे को धक्का भी नहीं दे सकते, न एक दूसरे को ये फार अपार्ट एक दूसरे से ये होने की कोशिश करेंगे। तो ये भी इसकी तरफ आएगा इस तरह। तो इसका पहला साइज फॉर एग्जांपल इतना था, मैं ये ब्रैकेट इतना बना देता हूँ। अब देखो ये सुपड़कर कितना हो गया, इतना। तो ये हुई है कॉन्ट्रैक्शन और ये हुई है एक्सपेंशन। क्लियर हो गया। तो व्हेन सॉलिड्स आर कोल्ड, पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये अब एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। मेटल बॉब है एंड रिंग, एपरेटस है, स्टैंड है, बर्नर है और स्प्लिट लैंप है। अब ये इस तरह का ये एपरेटस है। अब वो कहता है टेक अ मेटालिक स्फीयर व्हिच कैन पास इजीली थ्रू अ रिंग। कि ये मेटालिक स्फीयर है, मेटल से बना है, ठीक है, ये इसके अंदर से आसानी से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक हो गया। अब रिमूव दिस स्फीयर आउट ऑफ द रिंग विद द हेल्प ऑफ द चेन अटैच्ड टू। अब ये आप उसमें से ही निकालना है, क्योंकि अब आपको पता है कि ये पास हो रहा है, तो आप इसको अब निकालना है। अब हीट करें स्फीयर को, इसी वाले को आपने जिसको निकाला है, आप उसको हीट करें और हीट दिस स्फीयर टू अ हाई टेम्परेचर एंड पुट इट ऑन द रिंग। अब रिंग के ऊपर आप डालें। अब आप देखेंगे ये इसमें से पास नहीं करेगा, पहले पास कर रहा था, अब पास नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि जब आपने उसे हीट किया तो वो एक्सपैंड हो गया, अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। पहले वो आसानी से इस छोटे से रिंग में से पास कर जाता था, लेकिन अब उसका वॉल्यूम हो गया ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो अब वो उसमें से पास नहीं करेगा। तो in order to pass it through the ring as shown in figure, does it pass through the ring after heating? नहीं, after heating के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो पास नहीं कर सका। If not, why does it happen so? ये अभी हमने पढ़ा है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये happen हो। Let this air cool at room temperature and observe whether it pass। अब इसी को अगर आप हीट करेंगे, हीट किया तो नहीं पास हुआ, अब इसी को आप कूल कर दें, तो आप कुछ देर बाद नोट करेंगे कि अब ये दोबारा से पास कर सकता है, क्योंकि अब इसका वॉल्यूम फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो ये एक्टिविटी है, इसको भी आप इजीली। अब है पेज नंबर 126 पे कि इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला। ये एक्टिविटी एक्चुअली हमें क्या बताती है। तो इस एक्टिविटी से, इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट solids expand on heating and contract on cooling। क्या हमें इस बात का पता लगता है कि जो सॉलिड्स है वो एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पे। जब भी आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट और सुकड़ते कब है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। The degree of expansion and contraction in solid depend upon the nature of substance। कि वो कितना एक्सपैंड होना है उस सॉलिड ने, कितना सुकड़ना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो डिपेंड करेगा उस सॉलिड मटेरियल के नेचर पे कि वो किस चीज से मिलके बना है। ठीक है। सम सॉलिड्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल। वो कहता है कुछ सॉलिड्स होते हैं जो बहुत कम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होते हैं। एंड वी मे नॉट नोटिस देयर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑन हीटिंग और कूलिंग। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नोट ही नहीं कर सकते, इतना मामूली होता है उनका कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, लेकिन वो करते जरूर है। डिफरेंट मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट्स। हर मटेरियल का, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, उसका एक्सपेंशन का रेट कुछ और होगा, और स्टील है उसका कुछ और होगा, एल्यूमिनियम है उसका कुछ और होगा। जो जितने भी सॉलिड्स की अगर हम बात करें, हर किसी का अपना डिफरेंट होगा। For example, 1 meter long brass rod increases 1 millimeter in length। के एक ब्रास रॉड है, वो 1 मीटर लॉन्ग है, तो वो इंक्रीज करती है 1 मिलीमीटर इन लेंथ, यानी मामूली सा वो इंक्रीज करती है जब हम उसे हीट करते हैं।
when its temperature increases by 100 degree centigrade. But iron rod, iron की जो rod है of the same length, उस length expand only 0.6 millimeter. और आयरन सिर्फ 0.6 mm क्या वो क्या करता है, तो उसकी एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ पर देखा जाए जो ग्लास रॉड है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, उसकी एक्सपेंशन 1 मिलीमीटर ज्यादा है, जबकि अगर हम आयरन रॉड को हीट करें सेम टेम्परेचर पे 100 डिग्री के, तो वो सिर्फ कितना इंक्रीज होगा 0.6 mm, कितना सिर्फ 0.6। लेकिन आपने ये बात नोट की है कि एक्सपेंशन हो जरूर रही है, किसी में ज्यादा हो रही है और किसी में क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। और एक्टिविटी देख लेते हैं कि बायमेटालिक स्ट्रिप है, बर्नर और अ स्प्लिट लैम्प। Bimetallic strip consists of two different metals such as iron and brass which are joined. Bimetallic strips होती है, ये दो मेटल पर मुश्तमिल होती है। इसकी आप एक bimetallic strip ले लें। Take a bimetallic strip and notice that it is straight at room temperature. आप नोट करेंगे कि ये straight है room temperature पर, बिल्कुल straight। अब आपने क्या करना है, इसको आप हीट करना शुरू कर दें। Heat the bimetallic strip over a gas burner. अब आप इसके ऊपर हीट करना शुरू कर दें। What happens to the metallic strip on heating? कि क्या हुआ उस हीटिंग पर, उस बायमेटालिक स्ट्रिप के साथ क्या हुआ? Why does it happen? और ये क्यों हुआ? तो आप देखेंगे कि let the bimetallic strip cool down at room temperature. अब जैसे आपने हीट किया, ये बायमेटालिक जो स्ट्रिप है वो क्या हो गई है, मुड़ गई है। क्या हो गई है, मुड़ गई है। पहले स्ट्रेट थी, मुड़ गई, किसकी वजह से, वो एक्सपैंड हुई है, थर्मल एक्सपेंशन था। पहले वो स्ट्रेट थी, अब वो थोड़ी कर्व के अंदर चली गई। तो ये इसका वॉल्यूम उसके जो है वो इसमें चेंज आया, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हुई है। पहले स्ट्रेट थी, अब जब मैंने उसे हीट किया तो ये कर्व हो गई, मुड़ गई है, थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन आ गया। एक्सपेंशन आने की वजह से ये मुड़ी। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा कूल करूंगा तो ये अपनी वापस जगह पे आ जाएगी। इसका मतलब है हीटिंग पर क्या हुआ है बच्चों, एक्सपेंशन हुई है, और कूलिंग पर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, सुकड़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। इनफायर द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील बीम्स, कंक्रीट एंड ग्लास कैन कॉज कंसीडरेबल डैमेज। कि फायर के अंदर थर्मल एक्सपेंशन है, स्टील आप को लें और ग्लास को लें तो वो डैमेज क्रिएट कर सकती है, क्योंकि थर्मल से वो एक्सपैंड होंगी तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। अब आप बात करते हैं, सॉलिड्स की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। सॉलिड्स में आपने देख लिया कि थर्मल एक्सपेंशन है और थर्मल वो है कॉन्ट्रैक्शन। अब थर्मल एक्सपेंशन में आपने देखा कि जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं, पहली बात, और जब हम उसे कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। क्या लिक्विड्स के अंदर भी यही चीज है, क्या वो भी वैसे ही फॉलो करते हैं, ये अब हम देखते हैं। अब एक एक्टिविटी है 9.3 मटेरियल रिक्वायर्ड राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क के कॉर्क और रबर प्लग है विच कैन बी फिटेड एट द माउथ ऑफ फ्लास्क, नैरो ग्लास है, ट्यूब है, कलर्ड वाटर है, ये सारे मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। अब प्रोसीजर आपने क्या करना है, टेक अ राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, एक ग्लास फ्लास्क लेनी है जो राउंड बॉटम के अंदर हो, एंड फिल इट फुली विद कलर्ड वाटर। आप उसके अंदर कलर्ड वाटर डाल दें ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सके। कलर्ड वाटर आपको ज्यादा उसका मुशाहिदा कर सके। अब देखते हैं क्या होता है। अब पास आ गिलास, इस तरह का आपने एक सेटअप बना लेना है, फ्लास्क लेनी है राउंड बॉटम की, उसके अंदर आपने कलर्ड वाटर डाल देना है और फिर आपने हीट करना शुरू करना। पास अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब आप डालें, ओपन इट्स बोथ एंड्स थ्रू अ कॉर्क और रबर plug and fit the rubber plug into the mouth of the flask tightly। अब यहाँ पर आपने माउथ फ्लास्क इसको टाइटली क्या कर देना है, टाइट कर देना है। Water will rise up in the glass tube to a small height। अब एक छोटी सी हाइट में आप ग्लास ट्यूब डाली है ना, इसके ऊपर एक छोटी सा वो, इसके ऊपर वो क्या हुआ है, आपको फील होगा कि वो स्मॉल हाइट के ऊपर आपको लिक्विड मिलेगा। अब क्या करना है, नॉट द लेवल ऑफ कलर्ड वाटर इन ग्लास ट्यूब। अब आपने इसको कलर को, इसको इस वॉल्यूम को आपने नोट कर लेना, ठीक है, ये वॉल्यूम आप नोट कर लें। अब आपने क्या करना है, नाउ हीट द फ्लास्क ओवर अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प। अब आपने बर्नर या स्प्लिट लैम्प के जरिए इसको हीट करना है, इस पूरे ऑपरेटर्स को आपने हीट करना है।
ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ द क्लियर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब, कि आपने नोट करना है कि इस क्लियर्ड वाटर के साथ क्या हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, के रिकॉर्ड करें आपने क्या ऑब्जर्व करना। नाउ स्विच ऑफ द बर्नर एंड लेट द हॉट वाटर कूल एट रूम टेम्परेचर, नोट द लेवल ऑफ वाटर। फिर आपने क्या करना है, एक लेवल आपने हीट के बाद आपने उसको नोट कर लेना है, फिर आपने ये इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, जलाने का प्रोसेस बंद कर देना है। अब आपने उसे कूल होने देना है। नोट द लेवल ऑफ वाटर अगेन, what conclusion do you draw from activity? As you start hitting the water, you will notice that the level of water in the tube first falls करेगा and then begins to rise up. तो जैसे आपने स्टार्ट किया वाटर को हीट करना, you will notice that the level of water in the tube first falls करेगा and then begins to rise up. पहले इसका वाटर का लेवल आपको कम होना शुरू होगा, जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे इसका वाटर का लेवल आपको राइज ऊपर की तरफ मिलेगा। Why does it happen? So ये क्यों होता है? वही बात है कि कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, ठीक है। जब आप हीट करते जाएंगे तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करता जाएगा, जिसकी वजह से वो इन द एंड उसका लेवल जो है राइज होगा। अब इसका एक और है कि अब हमने ये बात करनी है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। अब आप एक सवाल इस पर आता है पहले एक्सपेंशन ऑफ गैसेस से पहले जाने से पहले, कि आप कहेंगे कि पहले इसका जो लेवल है वाटर का वो ड्रॉप क्यों हुआ। उन्होंने कहा ना फर्स्ट फॉल एंड देन बिगिंस टू राइज अप। अब कहोगे कि पहले ड्रॉप क्यों हुआ उसका लेवल, तो इसकी सिंपल सी बात है कि ये ग्लास है मटेरियल, आप उसको हीट करेंगे तो आपको ये पता है ग्लास सॉलिड है, तो पहले वो सॉलिड एक्सपेंड नहीं करेगा। हमने ये बात नोट की है ना कि सॉलिड के अंदर लिक्विड बेशक मौजूद है लेकिन सॉलिड भी तो है ना। सॉलिड का जो ग्लास है ये पहले हमने हीट किया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ स्टार्ट के अंदर। सबसे पहले ये आपको पता है सॉलिड ये ग्लास यही हीट होगा, बाद में अंदर का मटेरियल हीट होगा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ ग्लास। जैसे ये थोड़ा एक्सपेंड हुआ तो ये जो लेवल इधर था पहले, अब जब गिलास थोड़ा सा इंक्रीज हुआ वॉल्यूम उसका, तो ये लेवल कम हो गया क्योंकि वो ग्लास जो एक्सपेंड हुआ उसने सारा वॉल्यूम कवर कर लिया, तो ये पहले ड्रॉप हुआ। अब उसके बाद दोबारा जो हीट करते रहे आप, तो उसके बाद जो हीट होगा वो होगा लिक्विड। अब जब लिक्विड हीट होगा तो ऑटोमेटिकली हीट से क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो पहले जो ड्रॉप हुआ है वॉल्यूम जो लिक्विड का, वो उस वजह से हुआ है क्योंकि सॉलिड एक्सपेंड हुआ है, सॉलिड ने जगह बनाई है कि और उसके अंदर लिक्विड आ सके। फिर जो वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ है तो वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ है कि हमें पता है लिक्विड्स क्या होंगे, हीट करने से क्या होगा, वो भी एक्सपेंड होंगे। अब आते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस। लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेस आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। वो कहता है हीट पे गैसेस भी एक्सपेंड होती हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। लेट अस परफॉर्म एक एक्टिविटी, उसको वो कहता है परफॉर्म कर लेते हैं। एम्प्टी फ्लास्क है, ये एक एम्प्टी फ्लास्क है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, कॉर्क, रबर प्लग विद डोर स्टैंड, बर्नर, स्प्रिट लैंप, ये पूरा एक ऑपरेटर्स है वो बताया गया है। प्रोसीजर है कि टेक एन एम्प्टी फ्लास्क एंड फिट इट अ कॉर्क और रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क, पास शॉर्ट लिंब ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब थ्रू द कॉर्क। अब क्या करना है, क्लैंप द फ्लास्क इन अ स्टैंड, ये सारा ऑपरेटर्स का ही बता रहा है कि आपने इसको इस तरह अरेंज करना है। Dip the long limb of U-shaped glass tube in water। अब यहाँ से जो ये जो शेप है इसको आपने वाटर में डिप कर देना है। अब आपने क्या करना है, वाटर कंटेंट इन द बीकर एज शोन द फिगर, नोट दैट द मार्क लाइन एट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। अब आपने वाटर लेवल आपने क्या करना है, मार्क कर देना है, और हीट, अब उसको फ्लास्क को आपने क्या करना है, हीट करना है। तो इन दी एंड आपको उसमें इंक्रीज नजर आएगा। ये मैं आपको ये इस तरह कर देते हैं। अब वो कहता है व्हाई डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर स्टॉप हीटिंग एंड सिस्टम कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, ऑब्जर्व एंड द एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट एयर इन द फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड लीव्स द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल्स इन वाटर।
ऑन कूलिंग, अब वो कहता है इस एक्टिविटी से आपको ये हुआ है कि जो फ्लास्क एक्सपेंड हुई है ऑन हीटिंग के अंदर, उसमें वो लीव्स कर जाती है, द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल इन वाटर। ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, as a result a suction is created in the flask which pulls the water level in the glass tube up। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, हमने यही पढ़ा है कि हीट करने पे वो एक्सपेंड होती है, और क्या कहते हैं अगर कूल करेंगे तो उससे क्या होगी, कूल करने से वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, हीट करने से एक्सपेंड होगी। और ये flask expand on heating and leaves the flask producing bubbles in water। On cooling the air inside the flask contract। अब जब आप उसको हीट कर देंगे, जो पिछला apparatus है, तो उसमें क्या होगा कि फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल बनाएगा उस वाटर के अंदर। ऑन कूलिंग जब आप कूल करेंगे, द एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एज अ रिजल्ट अ सक्शन इज क्रिएटेड इन द फ्लास्क व्हिच पुल्स द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब अप, जो उस वाटर लेवल को अप की तरफ ले जाए। ये हमारा था। नेक्स्ट में उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। अल्लाह हाफिज।